Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of electromagnetic field theory, in which today we will discuss about the polarization of electromagnetic waves. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का यह हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। सो द पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगों का ध्रुवण। सो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, if the magnitude and direction of the electric field vector E associated with a plane electromagnetic wave are known, then it can also be determined the magnitude and direction of magnetic field vector H। यदि हमें समतल चुंबकीय तरंगों से संबद्ध विद्युत क्षेत्र सदिश E का परिमाण एवं दिशा ज्ञात हो, तो हम इससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र सदिश H के परिमाण तथा दिशा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E पता है और उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर H होगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E maintains a fixed direction relative to the direction of propagation is said to be linearly polarized wave। विद्युत चुंबकीय तरंग में यदि विद्युत क्षेत्र सदिश E की तरंग के संचरण के सापेक्ष एक निश्चित दिशा हो, तो इस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग रेखीय ध्रुवित तरंग कहलाती है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता है, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंटेन करता है, मीन्स उसके वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके फिक्स हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो हमारी लीनियरली पोलराइज्ड वेव या रेखीय ध्रुवित तरंग होगी। द प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E and the direction of propagation of electromagnetic wave is known as plane of vibration। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा तथा वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश E के कंपन हो, वह प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या कंपन तल कहलाता है। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन होंगे या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन होंगे, वो हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, कंपन तल होगा। एंड अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तथा कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन नहीं हो, ध्रुवण तल कहलाता है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मीन्स कंपन तल तथा ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। नाउ यहां पर हमने एक प्लेन पोलराइज्ड वेव दिखाई है। उस प्लेन पोलराइज्ड वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है। इन फिगर a plane polarized wave
प्रोपेगेटिंग along z direction is shown। चित्र में z दिशा में संचरित एक समतल ध्रुवित तरंग दिखाई गई है। तो एक प्लेन पोलराइज्ड वेव है, यह समतल ध्रुवित तरंग है। वो वेव हमारी z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, ये z दिशा में संचरित होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा इधर है, इसका x कंपोनेंट E1 एंड y कंपोनेंट हमने E2 मान लिया है। एंड x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n1 कैप एंड y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n2 कैप है। सिर्फ E को हम x एंड y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं या x तथा y दिशा में वियोजित करते हैं। A plane polarized wave can be considered as the sum of two plane polarized components which are perpendicular to each other and are in phase। एक समतल ध्रुवित तरंग दो समतल ध्रुवित घटक के योग से निर्मित मानी जा सकती है तथा ये दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा इनकी कला समान होती है। तो दोनों प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर होंगे। तो एक हमने x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में माना है एंड दोनों सेम फेज में होंगे, ये दोनों की कला समान होगी। सो वेक्टर E equal to vector E1 plus vector E2। Here E1 vector is the component of E along x direction and vector E2 is the component of E along y direction। And if n1 cap is the unit vector along x direction and E1 naught is the amplitude of E1, यदि n1 cap x दिशा में एकंक सदिश है तथा E1 नॉट E1 का आयाम है, सो E1 वेक्टर हो जाएगा n1 कैप E1 नॉट एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz एंड सिमिलरली वेक्टर E2 इक्वल टू n2 कैप E2 नॉट एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz। तो जैसे हमने E1 वेक्टर लिखा है उसी टाइप से हमने E2 वेक्टर लिख दिया है। Here n2 cap is the unit vector along y direction and E2 naught is the maximum value of E2 और E2 naught is the amplitude of E2। तो यहाँ E2 naught E2 का आयाम है या E2 का अधिकतम मान है। Here n1 cap and n2 cap are the unit vectors along x and y directions respectively। यहाँ n1 कैप तथा n2 कैप क्रमशः x तथा y दिशा में एकांक सदिश हैं। Therefore, the general solution of plane polarized wave, इसलिए समतल ध्रुवित तरंग का सामान्य हल। अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन लेंगे, ये सामान्य हल लेंगे तो वो क्या होगा? So vector E equal to n1 cap E1 naught plus n2 cap E2 naught exponential j omega t minus kz। तो हमने E1 एंड E2 की वैल्यू यहां पर रख दी है। सो वेक्टर E की वैल्यू हमको मिल गई n1 cap E1 naught plus n2 cap E2 naught exponential j omega t minus kz। Now plane polarized wave। सबसे पहले हम समतल ध्रुवित तरंग लेते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन तीन टाइप के हो सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड, इलिप्टिकली पोलराइज्ड एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड। समतल ध्रुवित, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तथा वृत्तीय ध्रुवित। तो सबसे पहले हम प्लेन पोलराइज्ड वेव या समतल ध्रुवित तरंग लेते हैं। फॉर वेक्टर E to be plane polarized, E1 naught and E2 naught must have the same phase। सदिश E के समतल ध्रुवित होने के लिए E1 0 तथा E2 0 की कला समान होनी चाहिए। So E1 naught and E2 naught must have the same phase। Now
द मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी। अतः विद्युत क्षेत्र सदिश E का परिमाण या आयाम E नॉट इक्वल टू रूट ऑफ E1 नॉट स्क्वायर प्लस E2 नॉट स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं, फिर रूट निकाल देते हैं, तो हमको इस वेक्टर E का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। सो E नॉट इक्वल टू रूट ऑफ E1 नॉट स्क्वायर प्लस E2 नॉट स्क्वायर। The angle made by polarization vector E with n1 cap is ध्रुवण सदिश E द्वारा n1 कैप के साथ बनाया गया कोण। सो n1 कैप हमारा x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था। सो वेक्टर E जो x डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू हमको निकालनी है, उस कोण का मान हमें निकालना है। तो हमारा डायग्राम था, ये वेक्टर E यहां पर n1 कैप है, मींस n1 कैप हमारा x डायरेक्शन में है। सो E जो x डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाता है, मींस इस एंगल थीटा की वैल्यू को निकालनी है। सो tan थीटा इक्वल टू E2 नॉट अपॉन E1 नॉट, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा E2 नॉट एंड बेस क्या हो जाएगा E1 नॉट। सो tan थीटा इक्वल टू E2 नॉट अपॉन E1 नॉट, और यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा क्या होगा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ E2 नॉट डिवाइडेड बाय E1 नॉट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। नाउ सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, तो अभी हमने प्लेन पोलराइज्ड वेव ली थी। प्लेन पोलराइज्ड वेव के अंदर E1 नॉट एंड E2 नॉट दोनों सेम फेज में थे। अब अगर हम सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव की बात करें, इफ E1 नॉट एंड E2 नॉट आर डिफर बाय 90 डिग्री इन फेज एंड हैव द सेम रियल मैग्नीट्यूड, यदि E1 नॉट तथा E2 नॉट के मध्य कलांतर 90 डिग्री हो तथा दोनों के समान वास्तविक परिमाण हो, तो दोनों का रियल मैग्नीट्यूड सेम है एंड दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है या कलांतर है वो 90 डिग्री है, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सो लेट E1 नॉट इज इक्वल टू E2 नॉट इक्वल टू E नॉट। सो E1 नॉट एंड E2 नॉट को हमने E नॉट मान लिया है, एंड इक्वेशन हमारी वेक्टर E इक्वल टू n1 कैप E1 नॉट प्लस n2 कैप E2 नॉट एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz थी। अब E1 नॉट भी E नॉट, E2 नॉट भी E नॉट होगा। सो वेक्टर E क्या आ जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू E नॉट हमने कॉमन ले लिया है, सो n1 कैप प्लस j n2 कैप एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। सो एक हमने x डायरेक्शन में लिया है या एक हमने रियल एक्सिस पे लिया है और दूसरा इमेजिनरी एक्सिस पर लिया है। सो इस n2 कैप में हमने j ऑपरेटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। सो वेक्टर E की वैल्यू हमको ये मिल गई। नाउ ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड वेव का डायग्राम था, या समतल ध्रुवित तरंग का डायग्राम हमने इस टाइप से लिया था। Since the wave is propagating along z direction and E1 is along x-axis and E2 is along y-axis, चूंकि तरंग z दिशा में संचरित होती है तथा E1 x अक्ष की दिशा में है तथा E2 y अक्ष की दिशा में है, सो वेक्टर इक्वल टू E नॉट n1 कैप प्लस j n2 कैप। सो एक्सपोनेंशियल को हम cos थीटा प्लस j sin थीटा लिख देते हैं। सो cos ओमेगा t माइनस kz प्लस j sin ओमेगा t माइनस kz। नाउ अगर इसको आप ओपन करोगे
सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों आएगा। नाउ कॉस अगर n1 कैप से मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट आएगा, कॉस को अगर आप n2 कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट, और अगर इसको आप j n2 कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल पार्ट आएगा। सो ऑन टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ अबोव इक्वेशन, उपरोक्त समीकरण का वास्तविक भाग लेने पर, सो रियल पार्ट हमको लेना है। इसका मतलब कॉस का इसके साथ में एंड साइन का इसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो वाला पार्ट हमको कंसिडर करना है। सो Ex इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट Ex इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड होगा, एंड Ey इक्वल टू प्लस माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, क्योंकि रियल पार्ट के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सो n2 कैप वाला पार्ट मिलेगा, और n2 कैप y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सो Ex इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड एंड Ey इक्वल टू प्लस माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। नाउ Ex इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड है, एंड Ey इक्वल टू प्लस माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड है। नाउ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, तो जैसे स्क्वायर करोगे और ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, और ई नॉट स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड। सो एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हमारा ये हो गया। नाउ cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड, ये हमारा 1 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर। सिंस इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस ई नॉट है। सिंस इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, चूंकि यह वृत्त का समीकरण है, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग वृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी, तो यहां पर हमको सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव मिलेगी। Thus, electric field vector E at a fixed point in space sweeps around in a circle at a frequency omega। इस प्रकार आकाश में एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश E ओमेगा कोणीय वेग से या ओमेगा आवृत्ति से एक वृत्त में गति करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है वो स्पेस में एक फिक्स्ड पॉइंट की चारों तरफ एक सर्कल ट्रेस करेगा या एक वृत्त का निर्माण करेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या आवृत्ति होगी, बेसिकली हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये कोणीय आवृत्ति की बात करते हैं, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगी। सिंस फॉर n1 cap plus j n2 cap electric field vector E rotates in anti-clockwise direction, so it is left-handed circularly polarized wave। चूंकि n1 cap plus j n2 cap के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश E वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय तरंग लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव या वामावर्ती वृत्तीय
ध्रुवित तरंग होगी। तो इस केस में जो पोलराइज्ड वेव होगी या जो ध्रुवित तरंग होगी वो लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव या वामावर्ती वृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। सो दिस विल बी द लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है या इस तरह से रोटेट होता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल को ट्रेस करता है, एक वृत्त का निर्माण करता है। सो इट इज लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। तो यह वामावर्ती वृत्तीय ध्रुवित तरंग है। एंड सिंस फॉर n1 cap minus j n2 cap electric field vector E rotates in clockwise direction, so it is right-handed circularly polarized wave। चूंकि n1 cap minus j n2 cap के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश E दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है, इसलिए यह दक्षिणावर्ती वृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। सो इस केस में जो हमको पोलराइज्ड वेव मिलेगी वो बेसिकली राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव होगी या दक्षिणावर्ती वृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। सो दिस इज आवर राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है या इस तरह से रोटेट होगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सर्कल ट्रेस करता है, एक वृत्तीय पथ तय करता है, इसलिए ये हमारी राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव, दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग। इफ E1 naught and E2 naught are differ by 90 degree in phase but not have equal real magnitude, यदि E1 नॉट तथा E2 नॉट के मध्य कलांतर 90 डिग्री हो, साथ ही दोनों के वास्तविक परिमाण समान नहीं हो, तो पहले हमने E1 नॉट एंड E2 नॉट दोनों को सेम लिया था और इसको हमने E नॉट माना था। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव में भी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री था, पर वहां पर दोनों का रियल मैग्नीट्यूड इक्वल था। यहां पर दोनों का रियल मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या दोनों का वास्तविक परिमाण समान नहीं है। सिंस द वेव इज प्रोपेगेटिंग along z direction and E1 is along x axis and E2 is along y direction, चूंकि तरंग z दिशा में संचरित होती है तथा E1 x अक्ष की दिशा में है एवं E2 y अक्ष की दिशा में है, एंड वेक्टर E हमारा n1 कैप E1 नॉट प्लस n2 कैप E2 नॉट एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz था, एंड एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस kz को हम cos ओमेगा t माइनस kz प्लस j sin ओमेगा t माइनस kz लिख देते हैं, और E1 नॉट एंड E2 नॉट के बीच में 90 डिग्री का फेज है, इसलिए यहां पर हमने j कैप लगा दिया है। तो जो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव में था वहां पर इसको भी हमने E नॉट और इसको भी E नॉट लिखा था। यहां पर E1 नॉट एंड E2 नॉट दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हमने दोनों को यहां पर रखा है। ऑन टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ इट, इस समीकरण का वास्तविक भाग लेने पर, तो रियल पार्ट कहां से मिलेगा, जब ये वाला टर्म cos ओमेगा t माइनस kz से मल्टीप्लाई होगा और जब ये वाला टर्म j sin ओमेगा t माइनस kz से मल्टीप्लाई होगा तो हमको रियल पार्ट मिलेगा। सो वास्तविक भाग लेने पर, सो Ex इक्वल टू E1 नॉट cos ओमेगा t माइनस kz एंड Ey इक्वल टू प्लस माइनस E2 नॉट sin ओमेगा t माइनस kz। अब यहां से अगर आप
cos ओमेगा टी माइनस के जेड की वैल्यू निकालोगे तो ई एक्स अपॉन ई वन नॉट, और यहां से अगर आप साइन ओमेगा टी माइनस के जेड की वैल्यू निकालोगे सो प्लस माइनस ई वाई अपॉन ई टू नॉट। सो ई एक्स हमारा ये निकला था, ई वाई हमने ये निकाला था। अब इनसे हम cos ओमेगा टी माइनस के जेड एंड साइन ओमेगा टी माइनस के जेड की वैल्यू निकालें तो अभी मैंने बताया है कि वो क्या आ जाएगा, ई एक्स अपॉन ई वन नॉट एंड ई वाई अपॉन प्लस माइनस ई टू नॉट। सो दोनों को अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, किसको, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड को, सो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई वन नॉट स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू नॉट स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में cos ओमेगा टी माइनस के जेड एंड साइन ओमेगा टी माइनस के जेड बचा हुआ है, तो इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे एंड राइट हैंड साइड में क्या आएगा, cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड। अब cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के जेड 1 होता है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई वन नॉट स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। यह दीर्घवृत्त की समीकरण है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, यह दीर्घवृत्त की समीकरण है। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। Thus E at a fixed point in space sweeps around in an ellipse at a frequency omega। इस प्रकार आकाश में एक निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E एक दीर्घवृत्त की चारों ओर ओमेगा आवृत्ति से घूर्णन करता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्पेस में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रोटेट होगा और उसका जो रोटेशन होगा उससे एक इलिप्स क्रिएट होगा, एक दीर्घवृत्त का निर्माण होगा। सिंस फॉर n1 कैप प्लस j n2 कैप इलेक्ट्रिक फील्ड E rotates in anti-clockwise, so it is left-handed elliptically polarized wave। चूंकि n1 कैप प्लस j n2 कैप के लिए विद्युत क्षेत्र E वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है, इसलिए यह वामावर्ती दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। सो ये हमारी लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है या वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है। तो ये जो हमारी वेव है ये एक्चुअल में लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव या वामावर्ती दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग है। एंड सिंस फॉर n1 कैप माइनस j n2 कैप इलेक्ट्रिक फील्ड E rotates in clockwise direction, so it is right-handed elliptically polarized wave। तथा चूंकि n1 कैप माइनस j n2 कैप के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश E दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है, इसलिए यह दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। सो n1 कैप माइनस जे n2 कैप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। सो यहां पर जो वेव होगी वो एक्चुअल में राइट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव या दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्तीय ध्रुवित तरंग होगी। और n1 कैप प्लस जे n2 कैप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है या वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है, इसलिए ये हमारी वेव left-handed elliptically polarized wave है। So here we end our session. In the current session we have discussed about
the polarization of electromagnetic wave. So, goodbye.